आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मणलाल गुजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज उनियारा। आज हम भारत का भूगोल बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र के दूसरे टॉपिक दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको भारत कि दक्षिणी एशिया के अंदर क्या स्थिति है, उसके आसपास के देश कौन कौन से हैं, उसके बारे में बताता हूँ। भारत के पश्चिम के अंदर पाकिस्तान है, यह पाकिस्तान। भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर ही अफगानिस्तान। भारत के उत्तर उत्तर पूर्व के मध्य में नेपाल। उत्तर पूर्व के अंदर भारत भूटान। पूर्वी भाग के अंदर बांग्लादेश और दक्षिणी भाग में श्रीलंका। साथ ही यहाँ हिंद महासागर के अंदर जो है मालदीव देश है। तो ये सभी जो देश हैं वो दक्षिणी एशिया के प्रमुख देश हैं। अब मैं आपको दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो प्रमुख देश हैं उसके बारे में बता देता हूँ। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत जो मुख्य देश आते हैं वो 11 देश आते हैं। उनमें सबसे पहले जो देश आता है वो है म्यांमार। ये आपका म्यांमार है। म्यांमार के अलावा दूसरा देश आता है थाईलैंड। ये आपका थाईलैंड। उसके बाद में वियतनाम। ये आपका वियतनाम। लाओस, ये जो बैंगनी कलर में जो दिख रहा है वो लाओस। इसके साथ ही अगला जो देश आता है आपका मलेशिया। ये आपका जो ग्रीन कलर में है वो मलेशिया। इसके साथ ही अगला जो देश आता है वो सिंगापुर। ये मलेशिया के या मलाई प्रायद्वीप के बिल्कुल जो नीचे का छोर है वहाँ पर सिंगापुर है। इसके साथ ही ये आपका पिंक कलर में जो दे रखा है वो इंडोनेशिया। साथ ही इधर ये जो पूर्वी भाग के अंदर फिलीपींस, यहाँ पर छोटा सा देश है इस बोर्नियो द्वीप के अंदर ही ब्रुनेई। साथ ही यहाँ पर जो है पूर्वी भाग के अंदर ही तिमोर जो है देश स्थित है। तो ये जो देश हैं वो मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो है देश हैं। अब देखते हैं कि दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई देश हैं और जो दक्षिणी एशिया के देश हैं उसके संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। भारत अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति और विस्तार के कारण दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों का प्रमुख केंद्र बन गया है। भारत का विस्तार उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों जलवायु कटिबंधों में होने के कारण कृषि उत्पादन में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तो भारत की स्थिति हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण प्रमुख जो भी व्यापारिक मार्ग है वो भारत के होकर गुजरते हैं। तो इसके कारण से भारत को जो है आयात निर्यात के अंदर जो सुविधा होती है। साथ ही भारत का जो विस्तार है वो दोनों कटिबंध उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के होने के कारण यहाँ पर जो फसलें हैं वो भी दोनों जलवायु कटिबंधों में उत्पन्न होने वाली फसलें जो जिनका उत्पादन शीतोष्ण कटिबंध में भी हो सकता है और जिनका उत्पादन उष्ण कटिबंध में होता है, दोनों ही तरह की फसलें भारत के अंदर पैदा की जाती है। प्राचीन काल से भारत एक सशक्त भौगोलिक इकाई के रूप में रहा है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में विभिन्न देशों से भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से संयुक्त रहते हुए यह अपनी विशालता, विविधता के कारण एक उपमहाद्वीप का स्वरूप बनाए रखा है। पूर्वी गोलार्ध में हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण यह दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से विविध रूपों से जुड़ा है। तो जैसा कि दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न जो देश हैं उन देशों से भारत के जो संबंध है वो भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से इन सभी रूपों में उनसे जुड़े हुए हैं। और
जैसे भौगोलिक रूप की बात करें तो यहाँ दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, और मानसूनी जलवायु के कारण संपूर्ण क्षेत्र में एक जैसी जो है जलवायु पाई जाती है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से जो है सभी जो क्षेत्र हैं वो व्यापार और दूसरे जो आर्थिक क्रियाकलाप है उनके माध्यम से भी आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान आदि देश शामिल हैं। भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है, जो जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पादन एवं मानव विकास की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है। यह प्रदेश मानसून जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ की प्राकृतिक आर्थिक दशाएं मानसूनी जलवायु से प्रभावित होती है। कृषि इस प्रदेश के अर्थतंत्र का प्रमुख आधार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अधिकांश राष्ट्र कृषि के व्यापारिक और औद्योगिकरण के लिए प्रयत्नशील है। आर्थिक क्रियाओं की दृष्टि से भारत में समरूपता रखते हैं, अर्थात ये जो सभी देश हैं उनमें उसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है जिस प्रकार की भारत में की जाती है। भारत के उत्तर में सुरक्षात्मक दृष्टि से हिमालय स्थित है। हिमालय के विभिन्न दर्रों से ही विभिन्न जातियों का आगमन इसके सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। भारत के अंदर जो भी विदेशी आक्रांता थे, विदेशी जातियाँ थी, वो सभी जातियाँ भारत के अंदर आई और आज भी वो भारत के अंदर जो है निवास करने हैं। अर्थात ये भारत की सांस्कृतिक जो समन्वय है उसका प्रतीक माना जाता है। यद्यपि आज सभी राष्ट्रों में तीव्र गति से विकास कर रहे हैं, परंतु विविध कारणों से आपसी तनाव और शीत युद्ध की स्थिति है। अब बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया। यह प्रदेश म्यांमार से फिलीपींस तक विस्तृत है। इसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस आदि देश आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले मानचित्र के माध्यम से बताया कि इन सब देशों की स्थिति कहाँ पर है। इस प्रदेश के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु, उत्तर में मानसूनी जलवायु मिलती है। ये जो सभी देश हैं उनमें ये भूमध्य रेखा गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इस प्रकार से तो ये जो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु देखने को मिलती है। अर्थात यहाँ पर जो दशाएं होती है वो सुबह के समय तीव्र धूप, दोपहर के समय संवहन क्रिया के माध्यम से बादलों का बनना, और दोपहर के पश्चात वहाँ पर तीव्र गति से या मूसलाधार जो है बारिश होती है, और शाम को आपस मौसम सुहाना हो जाता है। तो इस प्रकार की दशाएं जहाँ होती है वहाँ पर जो वनस्पति है वो सघन वनस्पति पाई जाती है। अनेक प्रकार की लताएं देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर जैव विविधता की दृष्टि से अनेक प्रकार के छोटे छोटे जो जीव हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें, ये जो दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है संपूर्ण क्षेत्र, ये यहाँ अफगानिस्तान से लेके भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो सभी देश हैं यहाँ पर जो है मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अर्थात मानसूनी जलवायु का मतलब है कि यहाँ पर जो हवाएं हैं उन हवाओं के माध्यम से उनकी यहाँ पर वर्षा होती है, क्योंकि मानसून का मतलब ही है कि एक तरीके से हवाएं, और ये जो हवाएं होती हैं उनको ही माध्यम से जब वर्षा होती है तो इनको मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। आगे आगे देखते हैं। इस प्रदेश में बागाती कृषि की प्रधानता है। मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो भी देश हैं यहाँ पर बागाती कृषि की जाती है। मतलब बागानों के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं जिनमें चाय, रबड़, चावल, गरम मसाले आदि के उत्पादन में भारत ने संतोषजनक प्रगति की है। मतलब ये जो सभी फसलें हैं, बागाती फसलें,
जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंध के अंदर पैदा की जाती है। वो सभी फसलों की यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर प्रधानता है। प्रदेश सांस्कृतिक संक्रमण का क्षेत्र रहा है। बौद्ध धर्म का विभिन्न देशों में भारत से प्रसार हुआ है। जैसा कि आप सभी बताएं, सम्राट अशोक के समय उसने अपने पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो भी देश हैं वहाँ पर इन्होंने भेजा था। तो उन्होंने वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया और आज भी जो है वहाँ पर वो दिखाई देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में क्षेत्रफल, जनसंख्या, कृषि, पशुपालन, खनिज संपदा, परिवहन एवं व्यापार की दृष्टि से भारत सबसे अग्रणीय राष्ट्र है। अब हम भारत की जो स्थिति है उसके हिसाब से उसको कौन कौन से लाभ होते हैं उसके बारे में जानते हैं। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण अनेक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग जैसे स्वेज मार्ग, आसांतरिक मार्ग, अटलांटिक मार्ग और प्रशांत महासागरीय मार्ग भारत में आकर मिलते हैं, जिससे देश के निर्यात और आयात में वृद्धि होती है। मैं आपको सबसे पहले ये चारों जो मार्ग हैं, स्वेज मार्ग, आसांतरिक मार्ग, अटलांटिक मार्ग और प्रशांत महासागरीय मार्ग के बारे में जो है बताता हूँ कि ये मार्ग कहाँ कहाँ से गुजरते हैं। इधर अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप, इसके बीच में यहाँ पर लाल सागर और इसके ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ भूमध्य सागर है। यहाँ पर जो ज़मीन का कुछ भाग है वहाँ पर उसको काट कर स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। अर्थात स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को छोड़ती है। तो यूरोप से आने वाले जो भी जहाज जो भारत या दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर जाते हैं वो इसी स्वेज मार्ग से होकर, स्वेज नहर से होकर लाल सागर में होते हुए भारत से दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों, जिनमें जो भी देश हैं 11 देश, उन देशों में इसके अलावा जापान, चाइना, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों को जाते हैं। तो ये जो मार्ग है वो स्वेज मार्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरा मार्ग है आसांतरिक मार्ग। वो मार्ग अफ्रीका के यूरोप से अटलांटिक महासागर में होता हुआ अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दक्षिणी अफ्रीका होते हुए, यहाँ से होते हुए इस प्रकार से भारत होते हुए गुजरता है। इस वो जो मार्ग है उस मार्ग का नाम है आसांतरिक मार्ग। एक दूसरा मार्ग है अटलांटिक मार्ग। वो भी अटलांटिक महासागर से होते हुए जो अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से जो है अफ्रीका, और अफ्रीका से फिर भारत होते हुए यहाँ पर पूरे देशों को जाता है, या भारत और ये जो खाड़ी देश हैं उनमें जाता है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा मार्ग है वो है आसांतरिक मार्ग। फिर तीसरा जो मार्ग मैंने बताया था आपको, अटलांटिक मार्ग बता दिया। उसके बाद में पहला स्वेज मार्ग हो गया आपका, दूसरा आसांतरिक मार्ग हो गया, तीसरा आपका अटलांटिक मार्ग, चौथा जो है प्रशांत महासागरीय मार्ग। प्रशांत महासागरीय जो मार्ग है वो भी भारत से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख मार्ग हैं वो भारत से होकर गुजरते हैं, जिससे भारत को जो है आयात निर्यात में सुविधा होती है। दूसरा जो लाभ है वो है पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व को जाने वाले वायु मार्ग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से होकर गुजरते हैं, जिसके विश्व के अन्य देशों से संपर्क और संचार की सुविधा हमें प्राप्त होती है। अर्थात पश्चिमी देशों से जो भी हवाई जहाज या वायुयान भारत से होकर गुजरते हैं वो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता यहाँ से होकर गुजरते हैं, जिसके कारण से भारत का अन्य क्षेत्रों से संचार और संपर्क बढ़ा है। तीसरा जो लाभ है, भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरने से देश में शीतोष्ण व उष्ण दोनों कटिबंधों की फसलें पैदा होती है। चौथा लाभ है, भारत की स्थिति के कारण बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो ध्रुवीय जिन क्षेत्रों के जो देश हैं उन देशों में
जहाँ बंदरगाह होते हैं वहाँ पर शीत ऋतु में क्या होता है कि तापमान 0 डिग्री से नीचे हो जाता है, और जब तापमान 0 डिग्री से नीचे हो जाता है तो वो जो जल है वो बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। तो इस कारण से वो बंदरगाह पूरे जम जाते हैं, और इस कारण से वहाँ पर जो है परिवहन की जो सुविधा है वो समाप्त हो जाती है। भारत के अधिकांश पड़ोसी देश अविकसित है, अतः भारत का तैयार माल निकट बाजारों में बिक जाता है। तो चूँकि भारत के पड़ोसी देश जो अभी अपन ने देखे थे, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अधिकांश देश अविकसित है। इस कारण से भारत के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो उन देशों के बाज़ारों के अंदर बिक जाता है। यह भी उसका एक लाभ है। छठा है उत्तर हिमालय से उत्तर की ओर से आने वाली हवाओं ठंडी हवाओं से देश की रक्षा करता है। मतलब हिमालय उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं से देश की रक्षा करता है, तथा दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसको रोककर वर्षा करने में सहायक हैं। सातवां है भारत की स्थिति का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि इसके निकट महासागर का नाम इसी के नाम पर हिंद महासागर पड़ा है। तो चूँकि भारत का नाम हिंदुस्तान भी रहा है और है, तो इस कारण से और इस महासागर का जो नाम है वो हिंद महासागर, अर्थात हिंद महासागर नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके शीर्ष के ऊपर हिंदुस्तान स्थित है। अतः इस बात से भी इसका महत्व स्पष्ट होता है। हिंद महासागर में भारत की विशिष्ट स्थिति इसे उपमहाद्वीप बनाती है, और हिंद महासागर के अंदर भारत की स्थिति इस प्रकार से है तो भारत को जो है उपमहाद्वीप कहा जाता है। थैंक यू।